हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इसमें मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में करवा रही हूँ, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था इसका सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में हमने देखा कि इसमें इन पर्टिकुलर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और हमने फिर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम आगे करने जा रहे हैं इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है ये काफ़ी दानेदार यानी ग्रैनुलर होता है। क्रिस्टैलो-कोलॉइडल कम्प्लेक्स यानी कि इसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं और कोलॉइडल सा कम्प्लेक्स होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, ये हम जानते हैं। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसमें देखी गई। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अमीबा का साइटोप्लाज्म ही जैसे इसमें घूमता रहता है, जैसे अमीबा में मैंने आपको ये पहले आई थिंक किसी चैप्टर में बताया हो। तो क्योंकि अमीबा भी यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर में एक्चुअली सेल्स हमारे भी, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं लेकिन हमारे सेल्स में भी साइटोप्लाज्म अंदर घूमता ज़रूर है। लेकिन इन सेल्स में सर्कुलेशन का ये एकमात्र स्रोत होता है। इनमें हम इसको इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारा जो ब्लड होता है वो सेल्स के बाहर ब्लड वेसल्स में घूमता है, विच इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। और इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका जो बॉडी फ्लूइड है दैट इज़ ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म। तो इस वजह से साइटोप्लाज्म ही इनके सेल्स में घूम घूम कर, जैसे एक कॉर्नर पे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे इसका फूड अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे इसका फूड अवेलेबल है और इसको फूड कंपोनेंट्स अपने सेल के हर कॉर्नर तक पहुँचाने हैं। तो इसका क्या होगा, ये सारे कॉर्नर्स में इस तरीके से घूमेगा फूड इसका और इस तरीके से फिर ये सारे सेल में इसको फैला देगा। तो ये होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं साइक्लोसिस। जिन्होंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन किया हुआ है उन लेक्चर्स में मैंने बताया था कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन करते हैं तब वहाँ पे मैंने ये इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस के नाम से करवा चुकी हूँ वहाँ पे मैं। ठीक है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो स्ट्रीमिंग होती है, एकमात्र सर्कुलेशन इस तरीके से होती है। तो आगे हम मेनली प्रोकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। वेरियस स्ट्रक्चर्स, इसमें कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक खास स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है मीजोजोम। इस पे भी आपको 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है। ठीक है, तो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इसमें जिसे हम मीजोजोम कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बना होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हम कह रहे हैं कि ये इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका एक ये वाला हिस्सा हम लोग नीचे एक्सपैंड करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका हो सकता है अंदर इस ट्यूब के फॉर्म में इनफोल्डिंग हो। ठीक है, हो सकता है ये एक इस तरीके से वेसिकल के फॉर्म में इसकी इनफोल्डिंग हो, या हो सकता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल यूँ शीट्स बना करके इसकी इनफोल्डिंग हो। ठीक है, तो वेसिकल यानी कि इस तरीके से, ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब की तरह इस तरीके से, या लैमेले यानी इस तरीके से। तो ये मीजोजोम्स होते हैं। आपको अगर ये वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमेले, ये तीनों के नाम वैसे यू हैव टू लर्न इट, है ना। एनी तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं एक्चुअली। इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ या तो इनकी सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सीरियल वाइज चलें, इनकी सेल मेम्ब्रेन या तो वेसिकल की फॉर्म में, या ट्यूब्यूल की फॉर्म में, या लैमेले यानी शीट की फॉर्म में अंदर इनफोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं मीजोजोम्स। अब मीजोजोम की इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो कि यूकैरियोट्स में होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, तो उन ऑर्गेनेलीज के फंक्शन यहाँ पे कौन परफॉर्म करेगा। ऐसे काफ़ी सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन यहाँ पे मीजोजोम्स ये डिफरेंट तरह की शेप्स लेकर के परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इनके फंक्शन होते हैं सेल वॉल की फॉर्मेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स।
तो ऑब्वियसली ये मेनली यहाँ पे हमने जो एक चीज़ बताई है ये हो गई सेल डिवीजन एक तरीके से। ऑब्वियसली क्योंकि एक सेल दो में डिवाइड होगा तो सेंटर से जब वो डिवाइड हो रहा होगा तो वहाँ पे भी नई सेल वॉल इधर और इधर बनाने की ज़रूरत होगी, तो उसमें भी ये मदद कर रहे हैं। डीएनए भी ऑब्वियसली क्योंकि एक तरीके से इधर डीएनए होता है तो दोनों में डबलिंग डीएनए की करनी पड़ेगी, तो डीएनए की रेप्लिकेशन यानी डीएनए की कॉपी बनाना, क्योंकि दो सेल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, तो डीएनए की कॉपी बनाना प्लस उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये मेसोसोम्स करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बोला कि ये वेसिकल के फॉर्म में इस तरीके से है ना, कि वेसिकल के फॉर्म में इस तरीके से पैक सा बना लेते हैं, तो वेसिकल के फॉर्म में हो रह करके ये इसमें कुछ एंजाइम्स भी कलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में भी मदद करते हैं, ठीक है। मोर ओवर इस तरीके से क्योंकि ये फोल्ड्स हैं तो हम देख सकते हैं कि ये सरफेस एरिया भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे एंजाइम्स भी ये कलेक्ट करके रख सकते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में, तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी होल्ड करते हैं। तो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेसोसोम होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बना है इनसाइड द सेल। ये एक्सटेंशंस वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स लैमेले के फॉर्म में होते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA replication and distribution to daughter cells. They also help in respiration secretion to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. ठीक है, तो ये मेसोसोम्स के फंक्शन होते हैं। तो सेल एक्सटेंशंस एक्चुअली और भी तरह की होती हैं, ये एक टाइप की है मेसोसोम। तो अगर आपको नोट आ जाता है मेसोसोम पे तो आपको ये सारा पैराग्राफ मेंशन करना होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स मैंने ऑल इन वन एक ही डायग्राम में यूँ बना दिए हैं। लैमेले का मतलब होता है शीट, ठीक है, जैसे यूँ शीट्स नहीं रख देते हम लोग कोई, तो लैमेले का मतलब ये होता है बेसिकली शीट्स, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3rd नंबर पे विजिबल हो रहा है। वेसिकल का मतलब यूँ, ट्यूब्यूल का मतलब कुछ ट्यूब की तरह इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी मैंने फालतू की मार्किंग्स जो थी अंडरलाइन वगैरह की हुई थी वो इरेज कर दिए। तो अभी आपको आई थिंक सारा क्लियर हो रहा होगा आपको क्या नोट करना है, और आइडिया लेने के लिए आप ये नीचे का थोड़ा सा ड्रॉ भी करिए। ये सिर्फ स्केमेटिक है, इसको एग्ज़ाम में मत ड्रॉ कराना, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए है ये कंटेंट। वेसिकल का और भी बेहतर रहेगा कि बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग गोल सा बनाएं, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं बच्चे। आई वुड रिकमेंड आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक आधे मिनट के लिए रुकूंगी, आई विल चेंज द स्लाइड देन।
ओके, यू गॉट सफिशिएंट टाइम फॉर दिस। तो अभी मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। तो जैसे कि हम कुछ इंक्लूजन्स की बात कर रहे थे, हम कुछ ऐसे कंटेंट्स की बात कर रहे थे कि इनमें कुछ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मीजोजोम। तो मीजोजोम के अलावा भी कुछ और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हो सकती हैं साइटोप्लाज्म में, और ये होती हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ये आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको ध्यान में होगा कि पिगमेंट चाहिए होती हैं। प्लांट्स, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जब हमने प्लांट किंगडम किया तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं, आपको ध्यान में होगा कि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये क्लोरोफिल भी एक कलर पिगमेंट है, ठीक है ना। तो ये पिगमेंट कोई ना कोई कलर्ड पिगमेंट होना भी ज़रूरी है, ठीक है, जो उस केस में उन प्लांट्स को ग्रीन कलर भी दे रहा था। ठीक है, तो ये कलर्ड पिगमेंट होना ज़रूरी है, तभी वो सनलाइट में से कोई लाइट कैप्चर कर सकेगा। ठीक है, तो उस वजह से उस पर्पस के लिए साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स होते हैं। क्रोमा वर्ड से बने हुए हैं, क्रोमैटोफोर्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है, जैसे कि हमने नॉर्मली देखे कि मीजोजोम्स तो सब में ही पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमैटोफोर्स ऐसे इनफोल्डिंग्स हैं, मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग है ये भी साइटोप्लाज्म में मीजोजोम की ही तरह, लेकिन ये पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इनमें पिगमेंट्स होती हैं ताकि उन पिगमेंट से ये सनलाइट कैप्चर करके अपना फूड तैयार कर सकें। तो अभी तक हमने यहाँ पे मेसोजोम्स और दूसरा कौन सी एक्सटेंशन की बात की है, क्रोमैटोफोर्स। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं किनमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, आपको एक्चुअली मेसोजोम्स और क्रोमैटोफोर्स के बारे में इतना ही पता होना ज़रूरी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी देना चाहती हूँ। वो ये है कि मेसोजोम्स को हमने पहले तो शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, वो क्लासिफिकेशन याद करनी ज़रूरी है, वेसिकुलर, ट्यूबुलर, लैमेलर। लेकिन एक एडिशनल मैं चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि हम मेसोजोम को एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, सेप्टल और लेटरल। एक्चुअली जो मेसोजोम्स होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो मेसोजोम्स जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप्ड होते हैं, और इनमें ये दो तरह के मेसोजोम्स पाए जाते हैं, सेप्टल और लेटरल। बेटा सेप्टा का मतलब होता है वॉल। फंगस में भी हमने सेप्टा वर्ड किया था, जहाँ पे हमने ए सेप्टेट हाइफे और सेप्टेट हाइफे किए थे। ठीक है, तो सेप्टा का मतलब होता है वॉल, यानी दीवार, एक तरीके से जो डिवीजन कर देती है, यानी कि एक दीवार क्या होती है, दो कमरों के बीच की डिवीजन, तो सेप्टा वो होती है। अब हमने मेसोजोम को सेप्टल और लेटरल दो में डिवाइड किया है। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, तो यहाँ पे नीचे जो मैं सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, हमें पता है बैक्टीरियल सेल्स में जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और जब भी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना होता है तो इस तरीके से अरेंज रहता है। अब जो मेसोजोम है, अगर तो वो इस तरीके से बीच में है, सेंटर में है। ठीक है, तो ये सेंटर में है, और ये ऐसा मेसोजोम फिर सेल डिवीजन में मदद करेगा। कैसे, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये डबल हो जाएगा, और फिर ये फाइनली जो सेप्टा है यहाँ से इसकी डिवीजन हो जाएगी, और यहाँ से इसकी जब डिवीजन हो जाएगी तो यहाँ हमें
2 सेपरेट बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो बाद में अपने वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया बन जाएंगे और इनमें भी फिर सेंटर में सेप्टल मेसोजोम होंगे। ठीक है, तो ऐसे मेसोजोम जो सेंटर में होते हैं और न्यूक्लियोइड के साथ अटैच्ड होते हैं और ये रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में मदद करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेप्टल मेसोजोम। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मेसोजोम साइड पे हो कहीं पे, ठीक है, कहीं पे साइड पे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, कि मेसोजोम साइड पे कहीं है, ये सेल डिवीजन में मदद नहीं करेंगे और ये कनेक्टेड भी नहीं है न्यूक्लियोइड के साथ, तो ऐसे को हम लेटरल का मतलब होता है साइड पे पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये साइड पे पड़ा हुआ है, सेंट्रल या सेप्टल नहीं है, लेटरल है, साइड पे पड़ा हुआ है और इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो सकते हैं, यानी कि ये एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये बैक्टीरिया के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर जाएगा और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को होल्ड करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेसोजोम, ये सेकंड क्लासिफिकेशन होगी मेसोजोम की। सेप्टल जो सेंटर में है और सेल डिवीजन में मदद कर रहा है, लेटरल जो लेटरली पड़ा हुआ है यानी साइड पे पड़ा हुआ है और रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, यानी कि बैक्टीरिया के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है। इस केस में हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलते, कॉन्ड्रियोइड टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ड्रियोइड टर्म वैसे आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी यहाँ पे है आपके सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, जो हमने ब्लू ब्रैकेट में लिया है, ठीक है, ये लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। जो नीचे मेसोजोम्स को आगे क्लासीफाई किया है, ये इतना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप फॉर द नॉलेज से इसको भी नोट कर लीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट इनके 2 ये फंक्शन याद रहेंगे। ये डिवीज़न में, रेप्लिकेशन में मदद कर रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मदद कर रहे हैं, तो आप ये नोट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप पॉज करके इसको बच्चे नोट डाउन करें।
I'm changing the slide. If you have not noted, I hope you would have noted by pausing it. Rather, I'm changing the slide now. तो अभी हम राइबोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं. राइबोसोम्स के बारे में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली यहाँ तक का है. ठीक है, इससे ऊपर ऊपर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आपको सारे करा रही हूँ. वैसे राइबोसोम्स हमें पता है कि वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं. ये आप 8th 9th 10th शुरू से करते आ रहे हैं. तो राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर एक दाने से होते हैं सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं. कई बार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अटैच्ड होते हैं और हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी इसके हिसाब से डिवाइड करते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ जिसके ऊपर नहीं होते. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है. तो यहाँ पे राइबोसोम्स लेकिन होते हैं. ठीक है, फ्री राइबोसोम्स हमारे सेल्स में भी होते हैं और वैसे ही प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं. लेकिन क्या इनमें सिर्फ फ्री होते हैं? किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट. तो इन प्रोकैरियोट्स यानी इन बैक्टीरिया राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं. यानी ये एक तरीके से अटैच्ड फॉर्म में हो गया. ठीक है, कि अगर हम में अटैच्ड होते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं. लेकिन अगर इनमें अटैच्ड हैं तो अटैच्ड का एक फॉर्म क्या है कि वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच्ड हो जाते हैं. और इन राइबोसोम्स का यानी कि बैक्टीरियल राइबोसोम्स का साइज नियर अबाउट कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर तक का इनका साइज होता है. और टोटल साइज इनका 70S होता है जिसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं. यानी कि 2 पार्ट्स होते हैं या 2 सब यूनिट्स होती हैं 50S और 30S. 50S और 30S. ठीक है, 70S टाइप का कौन से टाइप का राइबोसोम इनमें होता है? 70S. हम में होता है 80S. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हम में कौन सा होता है. इनमें होता है 70S और इसकी 2 सब यूनिट्स होते हैं 50S और 30S. राइबोसोम्स हमें पता है इन पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की ये साइट है. काफ़ी राइबोसोम्स मिल करके कई बार, ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है पॉलीसोम पे 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार क्या होता है काफ़ी सारे राइबोसोम्स मिल करके एक सिंगल mRNA के ऊपर अटैच होते हैं. अब mRNA क्या होता है बच्चे? mRNA RNA का एक स्ट्रैंड होता है जो M स्टैंड्स फॉर मैसेज. एक्चुअली ये मैसेज लेके जाता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन +2 में आएगी. तो यहाँ पे आप इतना याद रखें कि कई बार mRNA एक फॉर्म ऑफ RNA होता है. इसके ऊपर राइबोसोम्स इस तरीके से अटैच्ड होते हैं. बैक्टीरिया के केस में राइबोसोम्स इसके ऊपर इस तरीके से अटैच्ड होते हैं. और ऐसे फॉर्म को यहाँ पे क्या है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA जैसे मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, और एक चेन बना सकते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं या पॉलीसोम. सो दिस स्ट्रक्चर दैट वी हैव ड्रॉन इज अ पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम. मेनली इट इज नोन एज पॉलीसोम. सो हेयर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन पॉलीसोम, तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं. सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम. वैसे भी 1 मार्क क्वेश्चंस जो हैं आपको 14 अभी 1 मार्क क्वेश्चंस का जो है बढ़ गया है. ठीक है, इसमें वेटेज आपके थ्योरी एग्जाम्स में, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले 5 ही आते थे 1 मार्क क्वेश्चंस, अभी 14 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को. तो 1 मार्क क्वेश्चंस में तो आर या पार ही होता है बिल्कुल, है ना. जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे कहानियाँ बनाने लग जाते हैं कई बार थ्योरी में, तो 1 मार्क क्वेश्चन में तो कोई कहानी नहीं बन सकती. बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर अगर पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो बिल्कुल लॉस हो जाता है. तो यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर्स आपको याद करने होंगे. और ये पॉलीसोम होता है कि RNA के ऊपर, RNA का एक स्ट्रैंड होता है, एक धागा सा होता है, इसके ऊपर जब राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं तो उसको पॉलीसोम बोल देते हैं. ठीक है,
राइबोसोम्स पॉलीसोम ये देखो यहाँ पे राइबोसोम्स पॉलीसोम के ऊपर क्या करते हैं, एक्चुअली हम ना आगे करेंगे। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन बॉडी में प्रोटीन्स बनते कैसे हैं। हमारा जो डीएनए होता है ना, एक्चुअली हमारा हो गया या बैक्टीरिया का हो गया, डीएनए एक्चुअली कोड्स की कौन से टाइप का प्रोटीन बनेगा। तो पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए के पास राइबोसोम्स आते हैं, और फिर एमआरएनए से एक्चुअली प्रोटीन्स बनता है, प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स बनाते हैं लेकिन एमआरएनए से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एमआरएनए और राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं। एमआरएनए और राइबोसोम्स एक कोलैबोरेशन बना लेते हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको इतना ही करने की ज़रूरत है। तो ये एक फॉर्मेशन होती है कि हमारे जितने भी एक्चुअली कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपके ब्लैक हेयर हैं, तो ब्लैक हेयर प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन होगी कि हमारे ब्लैक हेयर होंगे, तो डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से राइबोसोम्स फिर प्रोटीन बनाएंगे, और जो भी प्रोटीन बनेगा वो फिर आपके दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ योर ब्लैक हेयर। फाइन। तो दिस इज हाउ ऑल द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड, स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट, एवरीथिंग। तो ये सारा कैसे होता है, क्यों ऐसे होता है, ये सब हम +2 में करेंगे। जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर आएगा हम लोगों को, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट रादर। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको एक बार बता दिया। तो इसीलिए डीएनए में कई बार एमआरएनए के ऊपर ही राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें। ठीक है, इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम वर्ड ट्रांसलेशन भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसीलिए ट्रांसलेट वर्ड बोला गया है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है, इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि राइबोसोम्स 2 तरह के होते हैं। राइबोसोम्स फिक्स्ड हो सकते हैं, फिक्स होते हैं तो कैसे, यहाँ पे हमने बोला था ना कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। और या तो फिक्स्ड हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, और कई बार साइटोप्लाज्म में फ्री होते हुए ये पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी बना लेते हैं, और इस तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेम चीज़ ही लिखी हुई है लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है बस। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नीचे वाला भी नोट कर सकते हैं, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला। तो अगर सारा नोट कर भी रहे हैं तो वहाँ पे आप मार्क करके ज़रूर रखिए कि दिस थिंग इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया पे आपको क्वेश्चन आए तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नोट करें बच्चे इसको।
You can pause it and note. I'm changing the slide now. तो नेक्स्ट हम क्रोमैटोफोर्स के बारे में वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि ये किन में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ये होते हैं, और इनमें कुछ पिगमेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में जो मदद करती हैं। वैसे उतना ही बहुत है, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं, यानी कि ऐसे मेम्ब्रेन के कुछ ऐसे थैले टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटोफोर्स और थैलेकॉइड्स, यानी कि ये थैले जैसे स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पर्पल बैक्टीरिया में भी होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया में भी ये होते हैं, और ग्रीन बैक्टीरिया में ये मेम्ब्रेन ऑफ पिगमेंटेड सैक, ये ग्रीन बैक्टीरिया में जब क्रोमैटोफोर होते हैं तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है क्रोमैटोफोर्स की, वो नॉन लिपिड नॉन यूनिट प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये लिपिड और यूनिट प्रोटीन्स की नहीं बनी होती, और ऐसे फिर सैक्स को जब ग्रीन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें क्लोरोफिल होगा, तो फिर इसीलिए हम इसको क्रोमैटोफोर्स को क्लोरोसोम्स भी इस केस में, ग्रीन के केस में बोल सकते हैं। पिगमेंट ज़्यादातर बैक्टीरिया के केस में देखा जाए तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती, क्योंकि ग्रीन है तो क्लोरोफिल बोलेंगे, लेकिन बैक्टीरिया का है तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, तो ज़्यादातर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ABCDE और G टाइप की होती है, और कुछ कैरोटिनॉइड्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे पिगमेंट्स के बारे में हम फोटोसिंथेसिस में करेंगे, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नाम कर रहे हैं कि ये सारी पिगमेंट्स इसमें बैक्टीरिया में होती है। अगर आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्ड नोट कर लें, ये क्लोरोसोम्स कर लो और ये कर लो, बस, कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। पर्पल बैक्टीरिया में भी ये होते हैं क्रोमैटोफोर्स, ये भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं नोट, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसमें वेट नहीं करने वाली, बट आप नोट ज़रूर कर लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके ना, वहाँ पे ऊपर हेडिंग दे के एक्स्ट्रा पॉइंट्स वैसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में आपका मन होगा तो पढ़ लेना, ये तो इतना कुछ ये है नहीं है। सो यू कैन पॉज एंड नोट। I am changing the slide now. न्यूक्लियोइड के बारे में भी मैं आपको काफ़ी बता चुकी हूँ, वैसे थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये इसके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या जीनोफोर भी बोलते हैं, या नेकेड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, या प्रोक्रोमोसोम या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। हमें कौन से नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीनोफोर और न्यूक्लियोइड, ठीक है। नेकेड न्यूक्लियस समझ आता है हमें, प्रोक्रोमोसोम या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। वैसे हम न्यूक्लियस एब्सेंट बोलते हैं इसमें, क्योंकि इट इज़ नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमारे लिए बेहतर टर्म्स रहेंगी सिर्फ न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, ठीक है। तो यही दो करनी है हमने। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA होता है ये, ठीक है। ये कंडेंस्ड होता है और सर्कुलर होता है, कॉइलिंग भी इसमें देखी जाती है, एंड कोवेलेंटली क्लोज्ड इज फाउंड, ठीक है। इतना नहीं करने की ज़रूरत, बस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA इज प्रेजेंट, बस इतना ही बहुत है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, ठीक है। बेसिक जो जितना इंपॉर्टेंट है हम वैसे वो कर चुके हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद RNA एंड सम बेसिक प्रोटीन्स, ये आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका जो पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग नेक्स्ट ईयर हम करेंगे, क्योंकि पहले यूकेरियोट्स की करेंगे फिर इसको समझेंगे तो फिर समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं उसके लिए पूरा डिटेल समझानी पड़ेगी, वो नेक्स्ट ईयर आपको जेनेटिक्स में आ रही है,
ठीक है, ये वैसे भी जितना हमने न्यूक्लियोइड के बारे में कर लिया उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक आधी चीज़ को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये रेपिटेशन है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, ये जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये नीचे का जो मैंने कट किया है ये +2 में आएगा। ठीक है, ऊपर में सिर्फ आपको न्यूक्लियोइड और जीनोफोर पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी टर्म्स नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स, मैं आगे कर रही हूँ। प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको ये करा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये हमने इन द प्रीवियस लेक्चर किया था। ठीक है, फ्लैजिला एक्चुअली बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल या नॉन मोटाइल कैसे भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होते हैं तो उनमें फिलामेंटस, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर यानी कि फ्लैजिला, फिलामेंटस यानी धागे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विच इज़ फ्लैजिला। इनमें नंबर और अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नंबर और अरेंजमेंट के हिसाब से हमने इसे ए ट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस में क्लासिफाई किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 हिस्से होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, जिसमें से कि फिलामेंट सबसे लंबा पोर्शन होता है। इसकी मैं थोड़ी दिखाती हूँ आपको डायग्राम। ये पतला सा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म से ही निकलता है। ठीक है, सेल वॉल को भी उससे भी एक्सटेंड होकर के बाहर निकल जाता है, और सिंगल स्टैंड होता है इसका। इसमें कुछ धागे फ्लैजिलिन प्रोटीन के मिल करके ये फ्लैजिला को बनाते हैं, और ये रोटेशनल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करता है। ठीक है, कौन से 3 हिस्से बताए मैंने आपको इसके, ये आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। इसके 3 हिस्से जो मैंने आपको बताए होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी के भी 2 हिस्से होते हैं एक्चुअली। ठीक है, रिंग्स 2 होती हैं ग्राम पॉजिटिव में, 4 होती हैं ग्राम नेगेटिव में। अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो इतना ही कर लो कि बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, बस ये होता है। और फिलामेंट सबसे लंबा हिस्सा होता है, बस इतना ही बहुत है। डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आपको, पॉज करके नोट कर लो अगर करना है तो। बस इतना ही बहुत रहेगा बॉक्स वाला, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, बस। यहाँ पे ये देखो, ये इसका सेल एनवेलप दिखाया गया। तो सेल एनवेलप से कैसे ये फ्लैजिला निकल करके जा रहा है, ये इसकी बेसल बॉडी आ गई यहाँ पे, जो इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, जो इसके एनवेलप में एम्बेडेड है। तो ये बेसल बॉडी, ये हुक, और आगे फिलामेंट होगी जो बहुत लंबी होगी। ठीक है, फिलामेंट कितनी भी लंबी हो सकती है। सो बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ये 3 हिस्से इसके होते हैं। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ये 3 हिस्से इसके होते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। सो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, समझाने के लिए। ठीक है, कि किस तरीके से इसमें एम्बेडेड होता है इसका फ्लैजिला। सो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ अभी। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। अब फ्लैजिला इसकी सरफेस से निकलता है, जो मोटाइल बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करता है। बाकी बैक्टीरिया ग्लाइड करके ही मूव कर लेते हैं। अब फ्लैजिला के अलावा इसकी सेल सरफेस से क्या कोई और एक्सटेंशंस निकलती हैं? जी हाँ, कुछ
में से पिलाए और फिम्ब्रिए भी निकलते हैं, लेकिन ये दे डोंट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, मूवमेंट में ये रोल नहीं प्ले करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पिलाए जो होते हैं, पहले पिलाए के ऊपर भी आपको छोटा सा 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। जो पिलाए होते हैं ये लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स जो पाइलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके सिंगुलर फॉर्म को हम पाइलस बोलते हैं। ये जिनमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, उन बैक्टीरिया में ये इस तरीके से पाइलस प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़े दीज आर लॉन्गर, फ्यूअर एंड थिकर ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स। ये लंबे थोड़े से और मोटे से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऐसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जिनमें एफ प्लाज्मिड होता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग एफ प्लस फैक्टर भी, एफ प्लाज्मिड को हम लोग कई बार एफ प्लस फैक्टर भी बोल देते हैं। तो जिनमें एफ प्लाज्मिड होता है उन बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। ये पिलाए कंजुगेशन नाम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मदद करते हैं। ठीक है, पहले पिलाई के बारे में नोट करो, मैं थोड़ा आपको कुछ दिखाती हूँ इसके बाद। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया। मैं थोड़ा स्लाइड चेंज करूँगी अभी। ये पाइलस के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कंजुगेशन करता है, ये चीज़ है ना। तो ये देखो कंजुगेशन ये कुछ इस तरीके से करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें ये पाइलस है क्योंकि इसमें ये एफ प्लाज्मिड भी है और इसमें दूसरे वाले में एफ प्लाज्मिड नहीं है। जिसमें एफ प्लाज्मिड है उसे हम एफ प्लस या मेल बोल देते हैं कई बार। ये आपको करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसकी डिटेल मैं थोड़ा वैसे बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि किस लिए होता है पाइलस। अब यहाँ पे पाइलस ने बेसिकली हुआ क्या सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि एक बैक्टीरिया में पाइलस है जिसे हम एफ प्लस या मेल बोल रहे हैं और दूसरे में पाइलस नहीं है। किस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ये। वैसे नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव वाला है इसके प्लाज्मिड की एक कॉपी बन जाएगी, इसके आसपास एक कॉपी बन जाएगी और फिर ये बैक्टीरिया जो सामने वाला बैक्टीरिया था उसके साथ इस तरीके से फ्यूज़ कर जाएगा और इस तरीके से एक ट्यूब बना देगा। अब अपने डीएनए की जो एक्स्ट्रा कॉपी इसने बनाई है वो ये इसके पास भेज देगा। तो क्योंकि ये डीएनए की ही कॉपी है तो इसमें भी अब ये कैरेक्टर आ जाएगा एफ पाइलस वाला। तो इस तरीके से ये होता है कि यहाँ पे एफ पाइलस था, ये दोनों आपस में जुड़ गए, कंजुगेशन ट्यूब बना दी विद द हेल्प ऑफ पाइलस। इस पाइलस ने ही एक तरीके से इसमें यूँ इंजेक्ट करके इसके साथ जुड़ गया और फिर अपने डीएनए की प्लाज्मिड की एक कॉपी, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, एक कॉपी इधर डाल दी जो कि इधर जाके प्लाज्मिड बन गई। जब ये दोनों आपस से सेपरेट हुए तो यहाँ पे इसके पास भी पाइलस बन गया। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अगर वीडियो चल गई तो दिखा देती हूँ इसमें।
ओके, ये नहीं चल रही है। वैसे आपको ये समझ आ गया, आपकी करिकुलम में तो ये नहीं है, आपकी करिकुलम में तो ये नहीं है, ठीक है। तो वैसे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक में ट्यूब है, एक में ट्यूब है और दूसरे में नहीं है, और ये दोनों मिलके इस तरीके से ये ट्यूब यूँ जोड़ लेते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी एक्स्ट्रा बना के वो इसमें भेज देता है। और जब ये सेपरेट होते हैं, दोनों में वो प्लाज्मिड, एक में तो पहले ही था, दूसरे में भी था, तो हम दोनों में पाइलस ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि लास्ट में हम लोग देख रहे हैं। मैं सारा इसमें रब करती हूँ तो आपको यहाँ पे अब ये दिख जाएगा क्लियरली, ठीक है। वैसे ही सिलेबस में तो नहीं है आपके, बट स्टिल मैं करवाना चाह रही थी। ठीक है, क्या होता है कंजुगेशन, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया आपको, वैसे आपके करिकुलम में ये नहीं है। सो दिस वॉज व्हाट वॉज पिलाई अबाउट। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, जितना हमने यहाँ पे नोट किया, कि पिलाई जो है वो स्पेशल प्रोटीन पाइलिन का बना हुआ है, एंड दे डोंट प्ले रोल इन मोटिलिटी, एंड ये लंबे स्ट्रक्चर्स हैं जो पाइलिन इसका बना हुआ है, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। बस आपको सिर्फ जितना मैंने अंडरलाइन किया है पिलाई के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी चॉइस है याद रखना या ना रखना। अब मैं एक और स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ, फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये भी इसमें ब्रिसल्स, ब्रिसल्स क्या होते हैं, ब्रश करते हैं आप लोग, ब्रश का जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके, जिससे आप दांत साफ करते हो, उसको हम ब्रश के ब्रिसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर यानी ब्रिसल्स जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर फिम्ब्रिये होते हैं सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरिया को अटैच, रॉक्स के साथ अटैच करने में मदद करता है। जैसे कि अब पानी का बहाव है तो बैक्टीरिया भी ऑब्वियसली साथ ही बह जाएगा, तो वो अगर नहीं बहना चाहता है तो वहाँ पे उसी समंदर में या उसी व्हाटएवर रिवर में कोई पत्थर वगैरह, रॉक्स वगैरह पड़े होंगे, तो उसके साथ वो अपने फिम्ब्रिये यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से अटैच हो जाता है, पकड़ लेता है, ताकि वो भी फ्लो ना कर जाए। अब उसी तरीके से हमारे बॉडी टिश्यूज़ यानी होस्ट के बॉडी टिश्यूज़ के साथ भी ये अटैच हो जाता है, यानी ताकि ये फ्लो ना कर जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी गट के साथ अटैच्ड है, तो जब हम खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो इसको भी फ्लो कर जाना चाहिए, लेकिन ये अपने फिम्ब्रिये से हमारी गट पे पकड़ बना लेता है ताकि ये भी साथ में फ्लो ना कर जाए। तो फिम्ब्रिये ऐसे ब्रश लाइक या ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनसे बैक्टीरिया पत्थरों पे स्टीम्स में और हमारे होस्ट यानी होस्ट के टिश्यूज़ के साथ अटैच हो जाता है। तो फिम्ब्रिये के बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिम्ब्रिये पे या पिलाई पे दोनों में 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये सारा आपको पता होना चाहिए। सो बैक्टीरिया में एक्सटेंशंस हो सकती हैं फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्रिये, ये 3 तरह की एक्सटेंशंस यहाँ पे देखने को मिली हैं। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा डिटेल बताई है पाइलिन के बारे में, लेकिन आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना अंडरलाइन किया बस उतना ही कर लीजिए। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। ये हम इंक्लूजन बॉडीज के बारे में एक चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
इंक्लूजन का मतलब होता है कुछ इंक्लूड कर लेना। तो इसके बैक्टीरिया के यानी कि सेल्स के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसमें कोई चीज़ इंक्लूड कर लेते हैं। तो रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टोर होता है इन साइटोप्लाज्म। तो कुछ रिजर्व मटेरियल कुछ स्टोर करके रख लेते हैं बैक्टीरिया इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में अपने साइटोप्लाज्म में। तो ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्रीली ये इंक्लूजन बॉडीज़ लाइन करती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ की एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, यानी कि फॉस्फेट होल्ड करके रख सकते हैं, साइनोफाइसिन यानी कुछ पिगमेंट्स होल्ड करके रख सकते हैं, या ग्लाइकोजन को फूड एक्स्ट्रा फूड स्टोर के फॉर्म में रख सकते हैं। तो फॉस्फेट रख सकते हैं, कुछ पिगमेंट्स रख सकते हैं और ग्लाइकोजन रख सकते हैं इन phosphate granules, साइनोफाइसिन granules और ग्लाइकोजन granules in the form of which are a sort of inclusion bodies। और एक और तरह की inclusion body गैस वैक्यूल्स, जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। ये गैस इंक्लूड करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब हम फोटोसिंथेसिस और ये सारे रिएक्शंस होते हैं इनमें, कीमोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, तो इस केस में इनको कुछ गैसेस भी स्टोर करनी होती हैं, तो इस वजह से गैस वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये इंक्लूजन बॉडीज़ पे भी आपको नोट आ सकता है बेटा, और ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बच्चे नाउ। ये वैसे इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फॉर नॉलेज सेक या आगे कॉलेज में ज़रूर ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जितना हमारे लिए ज़रूरी था मैंने आपको करा दिया। ये भी वैसे आप नोट ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। ये डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बेहतर ही रहेगा, कर लीजिए नोट, वैसे कोई दिक्कत नहीं है करने में, बट टाइम वेस्ट मत कीजिएगा ज़्यादा इन चीज़ों पे। मैं ये स्लाइड बंद कर रही हूँ बेटा। तो हम प्रोकैरियोट्स के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में यानी मोनेरा में
ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल। तो हमारा प्रोकैरियोट्स वैसे फिनिश हो गया, तो हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर्स माने जाते हैं मोनेरा किंगडम के, और ये ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी की उठाएंगे, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, इनकी आर्के बैक्टीरिया फॉर्म स्पेशली, ठीक है। तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइटिक फॉर्म में भी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, और इनमें ये रिजिड सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स, लिपिड प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह की पाई जाती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है, विच इज़ नॉट एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर इसको हम बोलते हैं। राइबोसोम्स और सिंपल क्रोमैटोफोर्स ही सिर्फ इसमें पाए जाते हैं, और कुछ इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करनी है उनको मैं यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं। सैप वैक्यूल्स इसमें नहीं होते, यानी फूड स्टोर या वेस्ट स्टोर करने वाले वैक्यूल्स नहीं होते, सिर्फ गैस वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिजम्स नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिला होता है, और ये फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, ठीक है। तो ये फ्लैजिला के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहाँ हमें फ्लैजिला के बारे में बेटा जितना यहाँ पे लिखा है मेनली वो इम्पॉर्टेंट है, और अरेंजमेंट जो मैंने कराया था बस। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, दैट्स इट, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एसेक्सुअल होती है और ज़्यादातर बाइनरी फिजन या बडिंग से होती है। मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटन वॉन लीवनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, टर्म बैक्टीरिया दी थी एरनबर्ग ने, टर्म एनिमल क्यूल्स दी थी एंटन वॉन लीवनहॉक ने। यू बैक्टीरिया में ये सब नहीं, ये नहीं करना, हाँ यहाँ पे आओ। ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है और वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये ग्रुप ऐसा है विच शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। साइज इसका वेरी करता है 0.1 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसिंटस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायमेंशन 0.15 माइक्रोमीटर इन लेंथ। शेप्स इनकी बैसिलस यानी रॉड शेप इनकी हो सकती है बैसिलस यानी रॉड शेप, कोकाई यानी गोल, स्पाइरलम यानी स्पाइरल, और विब्रियो यानी कॉमा शेप, ठीक है। तो मोनो अगर एक हो, डिप्लो यानी 2 हो, स्टेप्टोबैसिलस, सॉरी यहाँ पे मैंने कोकस बना दिए। मोनो मतलब एक होता है, डिप्लो मतलब मोनोबैसिलस एक बैसिलस होगा, डिप्लोबैसिलस 2 बैसिलस होंगे, स्टेप्टोबैसिलस यानी पूरी चेन होगी बैसिलाई की। वैसे ही माइक्रोकोकस या मोनोकोकस एक होगा, डिप्लो 2 होंगे। डिप्लो का मतलब 2 होता है, स्टेप्ट का मतलब चेन होता है, स्टैफ का मतलब स्टैक या ढेर होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इनकी शेप्स हो सकती हैं। ये कुछ और शेप्स हमने डिस्कस की थी। फ्लैजिलेशन अरेंजमेंट के हिसाब से ये काफ़ी वैरायटी दिखाते हैं, जैसे कि ए ट्राइकस जिसमें कि कोई फ्लैजिला नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे हमें ए ट्राइकस देखने को मिलता है। देन मोनोट्राइकस जिसमें एक ही फ्लैजिला होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें मोनोट्राइकस देखने को मिलता है। देन एम्फीट्राइकस जिसमें सिंगल फ्लैजिला दोनों तरफ प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमें एम्फीट्राइकस देखने को मिलता है। सेफेलो यानी सर, तो सर पे यानी एक साइड पे हमें ग्रुप ऑफ फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, यानी कि इस तरीके से। देन लोफोट्राइकस में हमें दोनों एंड्स में फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, यानी कि इस तरीके से, और पेरीट्राइकस में सारी तरफ, यानी कि इस तरीके से। तो ए ट्राइकस नो फ्लैजिला, मोनोट्राइकस एक, एम्फीट्राइकस दोनों तरफ एक एक, सेफेलो मतलब सर पे यानी एक जगह पे, क्योंकि सर पे जैसे एक तरफ बाल होते हैं तो यहाँ पे कुछ वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए सेफेलोट्राइकस। लोफोट्राइकस यानी दोनों तरफ हमें ये यूं गुच्छे दिखाई देते हैं, और पेरीट्राइकस यानी चारों तरफ, और पेरीट्राइकस की सिर्फ एग्जांपल करने की ज़रूरत है, विच इज़ इकोलाई, ठीक है। तो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ फिर से। फ्लैजिलेशन के ये टाइप्स थे जो हमें याद करने हैं और किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो स्टेनिंग बैक्टीरिया की थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। इन्होंने एक मेथड ढूंढा था 1884 में, और जिस हिसाब से इन्होंने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो
ये दिस वॉज बेस्ड ऑन अ स्टेनिंग प्रोसीजर ही डेवलप्ड। इन दिस स्टेनिंग प्रोसीजर वी सॉ कि पहले बैक्टीरिया को एक स्लाइड पे थोड़े से बैक्टीरिया ले लो और फिर उनको ऊपर क्रिस्टल वायलेट 30 सेकंड तक रखो, ठीक है। जैसे हम मैरिनेशन करने के लिए रख देते मसाले वगैरह लगा के किसी चीज़ को, तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर है कि बैक्टीरिया स्लाइड पे है और क्रिस्टल वायलेट स्टेन 30 सेकंड के लिए इसके ऊपर डाल दिया, 30 सेकंड के लिए वेट किया, फिर आयोडीन सोल्यूशन इसी के ऊपर डाल दिया और 1 मिनट तक वेट किया। फिर इन स्लाइड को हमने 95% इथेनॉल से वॉश किया 30 सेकंड्स तक। अगर कलर वॉश हो गया यानी कलरलेस बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव, अगर कलर वॉश नहीं हुआ क्रिस्टल वॉयलेट का तो यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर हम और इसको इंश्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको सैफरन एंड स्टेन से कलर करके देख सकते हैं और अगर जो रेड दिखेंगे वो ग्राम नेगेटिव हैं और जो पर्पल स्टिल पर्पल दिखेंगे वो ग्राम पॉजिटिव हैं। तो ये हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने 1884 में तरीका ढूंढा था और इस तरीके से हम बैक्टीरिया को 2 डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। इनकी कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं लेकिन ये पर्टिकुलर डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन सेल वॉल। सेल वॉल में ज़्यादा लिपिड्स होते हैं ग्राम नेगेटिव में, जिस वजह से ये लिपिड्स भी वॉश हो जाते हैं। इथेनॉल लिपिड्स को भी वॉश कर देता है, साथ ही ये स्टेन्स भी वॉश हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्राम पॉजिटिव की क्लॉस्ट्रीडियम माइकोबैक्टीरियम और ग्राम नेगेटिव की एशेरिशिया जिसमें इकोलाई जो आता है वो इसमें आता है और राइजोबियम, ठीक है। देन जनरल फीचर्स अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ ये सब आते हैं। ये छोटे होते हैं, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, शेप और साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया शेप और साइज़ को। देन ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होती है लेकिन इनमें वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस दिखते हैं। सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही है, फ्लूइड मैट्रिक्स इसका साइटोप्लाज्म होता है। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है विच इज़ नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा कई बार इनमें प्लाज्मिड होता है जो कि छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है। ये प्लाज्मिड इनको यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। ऐसा एक कैरेक्टर है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, इसलिए बैक्टीरिया के अगेंस्ट काफ़ी दवाइयाँ काम करनी बंद हो गई हैं और नई नई दवाइयाँ हमें बनानी पड़ रही हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनेलिज जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, ऐसे ये सब इसमें प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, और सिर्फ राइबोसोम्स और क्रोमैटोफोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और इंक्लूजन्स कुछ अलग तरह की इसमें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि मीजोजोम्स, ठीक है, जैसे कि मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर्स। देन स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल का, इसमें सबसे बाहर की तरफ सेल एनवेलप होता है जो बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये डिफरेंट होता है कंपोजिशन और थिकनेस में। ये ढीला ढाला हो तो इसे स्लाइम लेयर बोल सकते हैं, टाइट हो तो इसको कैप्सूल बोल सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ यही इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ढीला ढाला हो तो स्लाइम लेयर, थिक और रिजिड हो तो कैप्सूल, ठीक है। ढीला ढाला हो तो स्लाइम लेयर, थिक और रिजिड हो तो कैप्सूल, फंक्शंस चाहें तो कर सकते हैं। देन ग्राम पॉजिटिव नहीं, ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। आगे सेल वॉल, सेल वॉल शेप डिटर्मिन करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया को बर्स्ट या कोलैप्स नहीं करने देती, रिजिड सॉलिड कवरिंग होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में होती है, ठीक है। ये कुछ हमने एक्स्ट्रा इसके बारे में डिस्कस किया था। कि सेल वॉल प्रोटीन और अमाइनो शुगर पोर्शन होता है। इसमें अमाइनो शुगर नैग और नैम कोई भी हो सकता है, एनेस्टेल ग्लूकोसामिन, एनेस्टेल म्यूरामिक एसिड में से, और पेप्टाइड पोर्शन है तो अमाइनो एसिड का बना होगा और ये अमाइनो एसिड्स का वो बना होगा एल एलानिन, एल और डी एलानिन, एल लाइसिन, डी ग्लूटामिक एसिड, और एल लाइसिन की जगह ग्राम नेगेटिव में होगा डापा, ठीक है, डाई अमाइनो पिमिलिक एसिड विच इज़ दिस डाई अमाइनो पिमिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हमें इतना ही करना है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये हो गया सेल वॉल के बारे में। आगे हम कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, ठीक है, और ये हम जानते हैं यूकैरियोट्स जैसी ही होती है। दैट्स ऑल, इसमें इतना ही करना है।
ठीक है, यूकेरियोट्स में पढ़ेंगे बाकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, क्योंकि दोनों की ये सिमिलर ही होती है। साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो ये दानेदार साइटोप्लाज्म होता है इसका, और इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मीजोजोम। ठीक है, इतने बहुत है इसमें। और मीजोजोम कैसा होता है, मीजोजोम के बारे में आपको पढ़ना होगा। मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल एक्सटेंशन होता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, अ ट्यूब्यूल और शीट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज लैमिले। ठीक है, दैट इज लैमिले। ये सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करने में डॉटर सेल्स में मदद करता है। रेस्पिरेशन सिक्रीशन में ये मदद करता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है और एंजाइम्स को कई बार कंटेन करता है, एंजाइम्स को का कंटेनर का काम करता है। इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और देयर आर सम अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस भी हो सकते हैं जैसे कि क्रोमैटोफोर्स। मतलब मीजोजोम्स के अलावा इनमें क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें कलर पिगमेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए। अब मीजोजोम्स भी दो तरह के हो सकते हैं, सेप्टल और लेटरल। अगर ये सेंटर में प्रेजेंट है तो सेप्टा, क्योंकि ये सेंटर में सेल डिवीजन में मदद करेंगे। अगर साइड पे प्रेजेंट है तो ये सेल डिवीजन में मदद नहीं करेंगे, तब हम इनको लेटरल बोलेंगे। ठीक है, सेप्टा यानी वॉल। फिर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर का इनका साइज होता है। 70s राइबोसोम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिनकी 2 सब यूनिट्स होती हैं 50+30। अब 50+30 नॉर्मली 80 होता है मैथ्स में, लेकिन आप कंफ्यूज मत करना, 70s है लेकिन सब यूनिट्स 50 और 30s है। ठीक है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। यहाँ पे ये स्पेशल कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, बस आपको ये लर्न करने होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, और कई बार ये एमआरएनए के स्टैंड के ऊपर भी अटैच्ड फॉर्म में होते हैं जब हम इनको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, और इस तरीके से ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं एमआरएनए से। ठीक है, तो फिक्स्ड हो सकते हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो सकते हैं, जो हमने फर्स्ट टाइप यहाँ पे किया, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये फिक्स टाइप के भी हो सकते हैं। और दूसरा ये, तो आप फिक्स्ड और फ्री भी ऊपर ही मार्क कर लो, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ पे जो हम कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड, फ्री हो सकते हैं कि ये काफ़ी मिल करके पॉलीराइबोसोम बना करके ये साइटोप्लाज्म में तैरता रह सकता है। तो इस तरीके से ये फ्री भी हो सकते हैं, विच आर नॉट अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्री और फिक्स दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। फिक्स्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, फ्री है साइटोप्लाज्म में घूम रहा है लेकिन एमआरएनए के ऊपर है। ओके, सो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। दिस वॉज अबाउट राइबोसोम्स। इसी तरीके से क्रोमैटोफोर्स भी, इसमें कुछ इंक्लूजन्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जिनमें पिगमेंट्स ये कंटेन करती हैं। और कौन से टाइप की पिगमेंट्स ये कंटेन करती हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, B, C, D, E और G, इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स। अगर ये ग्रीन बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट हो और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो ऐसे क्रोमैटोफोर्स को हम क्लोरोसोम्स बोल देते हैं। दैट्स इट। न्यूक्लियोइड होता है क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल कवर्ड नहीं होता इसका, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमें इतना ही करना है, और सर्कुलर डीएनए का ये बना हुआ होता है। तो यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, सर्कुलर, दैट्स इट। ये प्लाज्मिड्स जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं और यानी जेनेटिक मटेरियल के अलावा सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। और जब ये प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरिया को कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर यानी कि पाइलस प्रोवाइड करता है। जिनमें एफ प्लाज्मिड होता है इनमें पाइलस या पिलाई, पिलाई प्लूरल होते हैं और पाइलस सिंगल होता है, पिलाई प्रेजेंट होते हैं। आर प्लाज्मिड यानी रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड करता है, यानी इन बैक्टीरिया पे कोई ना कोई एंटीबायोटिक ऐसा होता है जो इन पे असर नहीं कर सकता। कॉलिसिनोजेनिक यानी ये बैक्टीरिया जहर प्रोड्यूस करते हैं जिनमें कोल प्लाज्मिड्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया मोटाइल या नॉन मोटाइल कैसे भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजेला एक्सटेंशंस होती हैं, इनकी सेल से जो निकलती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। इनका डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, ये धागेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको मूव करने में मदद करते हैं। ज़्यादातर रोटेशन मूवमेंट ये शो करते हैं। फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, बेसल बॉडी, हुक और आगे ये पूरी फिलामेंट।
इसके अलावा फ्लैजिला के अलावा इसमें पिलाई या फिम्बरी हो सकते हैं। पिलाई मैंने आपको जैसे बताया कि एफ प्लाज्मिड जिनमें प्रेजेंट होगा उनमें पिलाई होगा, और ये कंजुगेशन नाम की कंजुगेशन में मदद करेगा इसको, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज़ इसके अलावा इनमें हो सकती हैं इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है, जिनमें रिजर्व मटेरियल कुछ ही स्टोर करके रखते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ में। फॉर एग्जांपल अपना फूड स्टोर करके रखना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, अपनी पिगमेंट स्टोर करके रखनी है इसमें, फॉस्फेट स्टोर करके रखना फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स में, और कई बार गैस वैक्यूल्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि उन्होंने गैसेस स्टोर करनी होती है, रिलीज भी करनी होती है, यूज़ भी करनी होती है, तो गैस वैक्यूल्स इनको चाहिए होते हैं फिर, ठीक है। सो ये सब कुछ स्टोर होता है इन इंक्लूजन बॉडीज़, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव उसी के हिसाब से था। सो ये हमारा आज कवर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। एटलीस्ट ये जो लास्ट में मैंने रिवीजन कराई है ना, इसको 2-3 बार सुन लो। सारा लेक्चर सुनने दो लेक्चर्स एटलीस्ट सुनने, ये हो सकता है आपको मुश्किल लग रहे हो, लेकिन ये लास्ट मैंने 20 मिनट में जो रिवीजन कराई है ना, इसको 2-3 बार सुनो। बेशक इसी को पॉज कर करके नोट कर लो, जो स्पेसिफिक नोट्स आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो, जो अभी मैंने फास्ट में रिवीजन कराई है ना ये लास्ट 20 मिनटों में, तो इसी को बार बार रिपीट करके सुनो। सुनने से आपको चीज़ें याद होती हैं। सुनते रहो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। स्लो करके सुन लो और पॉज कर करके नोट करते रहो, जहाँ पे कुछ चीज़ रह गई है या मैं क्या बता रही हूँ, किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं ज़रूरत, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लो कि नोट कर लिया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है बेटा। है कंटेंट थोड़ा सा ही, लेकिन थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बायो में बच्चे क्या देते हैं मैम सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल बच्चे सब कुछ, एक्चुअली क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला मिल जाता है, उसी पे बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन बायो में हर सेंटेंस में क्वेश्चन है, एक एक सेंटेंस में आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सारी बायो ही ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट होती है, वो मैं बता भी देती हूँ आपको कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ने की ज़रूरत है इसको। हाँ ईजी ज़रूर लगती है हमें बायो, लेकिन रिपीट करना पड़ता है, बार 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 रीड करते रहोगे तो रिटेन रहेगी। भूलती भी जल्दी, याद जल्दी होती है लेकिन भूलती भी जल्दी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट। लर्न कर लेना।